Hello students, today we are going to discuss two topics, method overloading and overriding, right? तो हमने इससे पहले जो लेक्चर पढ़े हैं वहाँ तक इसकी बहुत ख़ास ज़रूरत आपको महसूस नहीं हुई, लेकिन अब इसके बाद हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। तो इनहेरिटेंस जावा में पढ़ने के लिए आपको पहले मेथड ओवरराइडिंग के बारे में, ओवरलोडिंग के बारे में जानकारी थोड़ी होनी चाहिए। तो जिन लोगों ने C++ में पढ़ा है लगभग वैसा ही कंसेप्ट है, बट इसको एक बार देख लेते हैं जावा में आप किस तरीके से करेंगे। ठीक है, कुछ लोगों को आधा पता रहता है चीज़ों के बारे में, तो वो हम एक बार फुल्ली दोनों चीज़ों को कवर कर लेते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत बेसिक टॉपिक है। ठीक है, तो कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग का जैसे नाम से पता चल रहा है कि एक मेथड है और इस मेथड को आपको एक से ज़्यादा बार यूज़ करना है। ठीक है, अब दो केस हो सकते हैं, या तो मेथड का नेम सेम होगा या मेथड का नेम अलग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कोई मेथड void run। ठीक है, एक और मेथड लिखते हैं void run1 इस तरीके से। ठीक है, अब दोनों फंक्शन इंडिपेंडेंटली काम करेंगे तो यहाँ कोई ओवरलोडिंग का कंसेप्ट नहीं होगा। ओवरलोडिंग कहाँ पर आएगी? जब आप क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शंस के नेम को सेम कर देंगे। ये ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है। अब पहली बात, अगर दोनों के आर्गुमेंट भी सेम हैं, नेम भी सेम है, तो फिर आपको ओवरलोड करने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, और ये आपका कंपाइलेशन के टाइम पे प्रॉब्लम करेगा। तो आप ऐसा कब करेंगे? जब आपको एक ही नेम के फंक्शन को डिफरेंट टाइप से यूज़ करना हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको इनपुट में इंट चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए आपको इनपुट में फ्लोट चाहिए। तो दो ही तरीके थे। पहला तरीका ये था कि भाई आप दो अलग अलग फंक्शन बनाएं, एक रन1 और एक के अंदर इंटीजर पास करें, एक के अंदर फ्लोट पास करें। लेकिन ये हमारा केस क्या कहता है कि क्यों अननेसेसरी फंक्शंस को बनाना है जब हम उनको ओवरलोड कर सकते हैं। तो ये अलाउड होता है C++ में भी और जावा में भी। तो अगर इसका रियल एग्जांपल देखें कि हम ऐसा क्यों करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कोई बैंक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये RBI है। ठीक है, अब ये जो RBI बैंक है, मतलब RBI जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये मान लीजिए कोई रेपो रेट या रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI जो है उसको फिक्स कर देता है 7%। मान लीजिए इसने ऐसा कर दिया। ठीक है, तब एक केस तो क्या हो सकता है कि इसको सब लोग यूज़ करेंगे 7%। ठीक है, तो आप उसको, हमने ऑलरेडी बात की थी पहले कि ये चीज़ आप किस तरीके से करेंगे। मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को वो बोल देता है कि बैंक खुद डिसाइड करेंगे। ठीक है, और वो कोई कैलकुलेशन के थ्रू करेंगे। तो मान लीजिए उसने एक फंक्शन इस तरीके से कुछ लिख दिया इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट का। अब बात आती है उसके जो सब्सिडरी नीचे बैंक्स हैं, मान लीजिए एक्सिस बैंक है, ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए कोई और SBI है। तो ऐसे डिफरेंट बैंक्स हैं मान लीजिए। ठीक है, अब ये जो बैंक्स हैं इनको उसने फ्रीडम दे दी कि आप अपने हिसाब से कर लीजिए। ठीक है ना, तो रेपो रेट तो ये डिसाइड करता है RBI, सबको पता होगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट को इसने छोड़ दिया बैंक्स के ऊपर और एक फंक्शन बना के दे दिया। तो या तो ये जो बैंक्स हैं ये अलग अलग अपना फंक्शन बनाएंगे, या फिर इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को यूज़ करते हुए ये अपने हिसाब से आर्ग्यूमेंट्स को अलग अलग करके और इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको काम में ये लोग ले लेंगे और इसके आर्ग्यूमेंट्स को ये अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल ओवरलोड करने का हुआ जहां आपके फंक्शन का नेम सेम है, सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स आपको डिफर करने हैं। यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट है, यहाँ 3 है, यहाँ मान लीजिए 2 आर्ग्यूमेंट है। तो इस तरीके से आप ओवरलोडिंग को थोड़ा सा समझ सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए इसके कुछ रूल्स, क्या आप कर सकते हैं और क्या आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जब बात करेंगे रिटर्न टाइप की, किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है ना, जैसे वॉइड है, इंटीजर है, फ्लोट है, जो भी वो फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न जो करेगा ये आपका कांट बी ओवरलोडेड। तो जो आपका ओवरलोडिंग है वो ओवरलोडिंग रिटर्न टाइप को आधार नहीं मानती है। ठीक है, तो सिर्फ रिटर्न टाइप के बेस पर आप चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, वो ओवरलोडिंग नहीं कर पाएंगे। तो रिटर्न टाइप जो है, वी कैन नॉट ओवरलोड अ रिटर्न टाइप। ठीक है, इसमें क्या है, वी कैन ओवरलोड द स्टैटिक मेथड्स। ठीक है, तो स्टैटिक मेथड्स को आप ओवरलोड कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए, ठीक है सर आपने बता दिया, हम इसको प्रोग्रामिंग में करके भी देख लेंगे, लेकिन मेन फंक्शन जो होता है वो मेन फंक्शन भी तो स्टैटिक ही है, क्या हम उसको ओवरलोड कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप मेन फंक्शन को ओवरलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको मैं आपको प्रोग्रामिंग में दिखा भी दूंगा। इस तरीके से आप मेन को एक में खाली छोड़ सकते हैं, एक में आप मेन में स्ट्रिंग आर्क्स लिख सकते हैं। तो इस तरीके से एक सेम प्रोग्राम में आप ओवरलोडिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, ये आपको जब प्रोग्राम करवाएंगे तो ये कर देंगे। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान रखना, स्टैटिक जो कीवर्ड है, स्टैटिक कीवर्ड डजंट डिफरेंशिएट the functions for overloading। ये ध्यान रखना, क्या मतलब है इस चीज़ का कि आपने मान लीजिए इस तरीके से लिखा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड और रन नाम से आपने एक फंक्शन लिखा। ठीक है, ये लिखा आपने, इसके अंदर आपने कोई आर्गुमेंट पास किया इंट ए, ये आपने एक फंक्शन लिखा, और एक फंक्शन आपने लिखा पब्लिक वॉइड रन इंट ए। तो उस लाइन का मतलब ये है कि आपने आर्ग्यूमेंट सेम रखे हैं, फंक्शन का नेम सेम रखा है, रिटर्न टाइप भी आपका सेम है। तो सिर्फ स्टैटिक कीवर्ड के बेस पर आप ये नहीं ओवरलोड कर सकते हैं कि ये फंक्शन अब कंपाइलर के लिए अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट्स के बेस पर आप ये काम कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक के बेस पर नहीं कर सकते हैं। जब ओवरलोडिंग की बात कर रहे हैं तो एक तो आप क्या चेंज कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। आप टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज कर सकते हैं, एक आप चेंज कर सकते हैं नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। मान लीजिए कि एक फंक्शन के अंदर आपने एक आर्गुमेंट दे रखा है, एक में 3 दे रखे हैं, उससे डिफर हो जाएगा आपका फंक्शन। ठीक है, ओवरलोड हो जाएगा। और एक आपने टाइप ऑफ आर्गुमेंट चेंज कर दिया, भले ही नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम हो, जैसे दोनों इंटीजर टाइप के हैं, और फिर आपने जो दूसरा लिया उसमें एक इंट और एक फ्लोट ले लिया। ठीक है, तो भी आपका जो है सेम फंक्शन पर वो चीज़ ओवरलोड हो जाएगी। तो ये भी अपने आप में एक अच्छी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये आपका ओवरलोडिंग के रिगार्डिंग ये था। अब इसके बाद में ओवरराइडिंग की बात करें, हालांकि ये चीज़ ज़्यादा आप जब अभी इसके बाद कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे तब ये चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाएगी, बट थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए आपको। अच्छा, ओवरलोडिंग जो है इसमें एक चीज़ और समझना
कि ये जो ओवरलोडिंग हो सकती है ये आपके ओवरलोडिंग is possible in same class only। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ओवरलोडिंग जो है वो सिर्फ आप सेम ही क्लास में कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो अगर आपको ओवरलोडिंग होती हुई दो क्लासेस के बीच में मिलती है तो वो अलाउड नहीं होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एक फीचर और है इसका। अब मेथड ओवरराइडिंग की बात करते हैं। तो पहले हमने क्या कहा, ओवरलोडिंग सिर्फ एक ही क्लास के अंदर हो सकती है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास में दो क्लासेस हैं, मान लीजिए ये क्लास ए है जो आपकी पेरेंट क्लास है, ठीक है, और ये एक क्लास बी है जो आपकी चाइल्ड क्लास है, ठीक है। तो अब इस केस में अगर ये रन फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है और एक रन फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है, तो अब ये जो कहलाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, ओवरराइडिंग कहलाएगा। और इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पर आपको आर्ग्यूमेंट्स चेंज करने की नीड नहीं होती है, सेम फंक्शन को आप चाइल्ड क्लास के अंदर ओवरराइड कर सकते हैं। ओवरराइड करने का मतलब क्या है, आपने मान लीजिए यहाँ कोडिंग में लिखा हुआ है x, तो आप इसको चेंज करके अब y भी कर सकते हैं, कुछ भी आप रन फंक्शन के अंदर जो भी इम्प्लीमेंटेशन है उसको चेंज कर सकते हैं। तो चाइल्ड क्लास जो है वो आपके पेरेंट क्लास से जो फंक्शन आ रहे हैं उनको ओवरराइड कर देता है और आपको अपने हिसाब से यूज कर सकता है, ठीक है। कैसे करते हैं ये हम इनहेरिटेंस में देख लेंगे, उसके लिए एक्सटेंड कीवर्ड लगाते हैं, वो अभी आप छोड़ दीजिए। तो बेसिक बात सिर्फ इतनी समझिए कि ये पॉसिबल है और ये आपका दो क्लासेस के बीच में होता है, तो इसको ओवरराइडिंग कहते हैं। और ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में आपको कंफ्यूज अब नहीं होना है, ओवरलोडिंग हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ओवरराइडिंग का ये कंसेप्ट है। अब देखिए इसके अंदर रूल्स देखिए इसके क्या हैं। तो ये मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग हम कर क्यों रहे हैं, ताकि आपका जो नंबर ऑफ फंक्शंस हैं वो अननेसेसरी जो है वो ना बने, उनके नेम अलग अलग ना हो, आपको जो कोड करते टाइम रीडेबिलिटी है कोड की वो बहुत इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। तो बहुत अच्छा फीचर है, यूज़ करना ही चाहिए, ठीक है। और एक इसमें देखिए, जब अगर रूल्स की बात करें ओवरराइडिंग के लिए, तो मेथड must have same name as parent class। तो जैसे हमने इससे पहले बताया कि आपका मेथड का नेम जो है वो उस क्लास से सेम होना चाहिए, ठीक है। और मेथड must have same parameters, क्योंकि अगर पैरामीटर्स डिफर हो गए तो भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये ओवरलोडिंग है, क्योंकि मान लीजिए मैं इन दोनों क्लासेस के अंदर पैरामीटर्स को चेंज कर दूं तो भी डेफिनेशन क्या है ओवरलोडिंग की, कि वो सेम क्लास में हो सकती है। दूसरी क्लास में हम ऐसा नहीं मानते कि वो हमने यहाँ पर एक आर्गुमेंट पास कर दिया है, 3 कर दी तो ये ओवरलोडिंग हो गई, नहीं होती है। दो क्लासेस के बीच में ओवरलोडिंग कभी नहीं होती है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सेम पैरामीटर्स रहेंगे, सेम फंक्शन का नेम रहेगा, और क्लासेस अगर अलग अलग हो जाएंगी तो वो आपका क्या हो जाएगा, ओवर राइडिंग हो जाएगा। एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं एक क्लास से दूसरे क्लास के पेरेंट चाइल्ड बनाने के लिए, ठीक है, वो अभी हम देख लेंगे। और इनके बीच में इज ए रिलेशनशिप होनी चाहिए, वो एक ही बात हो गई जो हमने बोला, एक जो रिलेशनशिप है वो आपकी इज ए रिलेशनशिप मस्ट बी देयर। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इज ए रिलेशनशिप आपकी वहाँ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ओवरराइडिंग के बारे में है। बाकी इसके एग्जांपल्स जो है हम देखेंगे नेक्स्ट जो अभी प्रोग्रामिंग का सेशन होगा उसके अंदर। चलिए, अगर मैं इधर एक बार को ओवरलोडिंग लिख लूँ
और यहाँ ओवरराइडिंग लिख लूँ, ठीक है। तो अब इसके कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं, ठीक है। ये ओवरलोडिंग जो है वो आपकी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को दिखाती है, ठीक है। कंपाइल टाइम पर ये जो है ओवरलोडिंग होती है। ओवरराइडिंग के केस में ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को दिखाती है, ठीक है। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। तो आप चाहें तो वहाँ पर ये दोनों ही एग्जाम्पल्स को दिखा सकते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑफ टू टाइप, कंपाइल टाइम, रन टाइम, एंड द overloading is of the compile time polymorphism and the overriding is run time polymorphism। तो इस तरीके से फिर इसका जो एग्जाम्पल आपको करवाएंगे वो आप एग्जाम्पल लिख दीजिए, तो आपको यूनिवर्सिटी के हिसाब से भी ये चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है, ठीक है। ये जो ओवरलोडिंग होती है सेम क्लास में होगी हमेशा, और ये जो होगी ये इसके लिए डिफरेंट क्लासेस चाहिए, डिफरेंट क्लासेस, और ब्रैकेट में लिख लीजिए पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ये सिग्नेचर डिफरेंस, इसमें पैरामीटर्स या सिग्नेचर जो होता है मेथड का डिफर करता है आर्ग्यूमेंट्स से, ठीक है। और यहाँ पर जो है सिग्नेचर सेम रहता है, और ये जो होता है इसके इम्प्लीकेशंस जो होती हैं, नॉट सीरियस प्रॉब्लम्स अकर, ठीक है। इसमें मान लीजिए ये आपका कंपाइल टाइम हमने बोल रखा है आपको, तो कंपाइल टाइम पर ही आपको प्रॉब्लम्स पता चल जाती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा सीरियस कंसर्न इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ये जो है आपका ओवरराइडिंग, यहाँ पर क्या होता है, आपको सीरियस प्रॉब्लम्स अकर होती हैं कई बार। अगर ये ब्रेक होता है या ये सही से नहीं होता है तो यहाँ पर आपको कई बार सीरियस रेप्लिकेशंस देखने को मिल जाते हैं, और आपको ये चीज़ फिर रन टाइम पर पता चलती है, तो फिर प्रॉब्लम्स जो हैं वो अकर होती हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंस है ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग के अंदर। तो बहुत लोगों ने शायद पहले से पढ़ा भी होगा और एक साथ हमने इसको देख भी लिया है। अब इसके बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, एक एक दो प्रोग्राम देख करके और फिर इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। फिर हम नेक्स्ट जो है वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल, वो होगा आपका इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम जो है कोडिंग इसके रिगार्डिंग देखते हैं थोड़ी सी। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है ओवरलोडिंग एग्जाम्पल .java के नाम से, उसमें एक क्लास बनाई है ओवरलोडिंग एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसके अंदर हम छोटा सा एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए हम एक यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। और मान लीजिए आप उसको करते हैं आप पब्लिक स्टैटिक void main या void display, ठीक है। और इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर मान लीजिए आप डालते हैं कोई भी एक वेरिएबल a टाइप का, ठीक है। और यहाँ पर आप सिंपली इसको प्रिंट करवा लेते हैं, वैल्यू ऑफ a इज़, और यहाँ पर आप क्या करवा लेंगे, a को प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर किया। अब उसको ओवरलोड करना है आपको डिस्प्ले फंक्शन को, तो इस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक और फंक्शन बनाएंगे सेम ही नेम का विद हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो आपने यहाँ क्या लिखा,
इंट ए कॉमा फ्लोट, या आपने चलिए इंट ही लेके चलते हैं पहले, इंट और बी आपने लिया सबसे पहले, ठीक है। अब देखिए नाम जो है वो सेम ही है डिस्प्ले, लेकिन आपने नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स चेंज किए हैं यहाँ पर। तो ये एग्जांपल किसका हुआ? व्हेन यू आर चेंजिंग नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स नॉट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ये उसका एग्जांपल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने मान लीजिए वैल्यू ऑफ ए प्रिंट करा दी, ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ए वैल्यू प्रिंट करा दी, आप चाहें तो बी को भी प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पर आप डबल कोट्स लगा करके और यहाँ बाहर प्लस लगा करके बी लिख दीजिए, तो बी भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आपको प्रिंट हो जाएंगी। अब मान लीजिए मुझे बी प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करूँगा, ए देन अगेन मैं क्या लगाऊँगा, प्लस देन डबल कोट्स, देन मैं लिखूँगा यहाँ पर, अगर मुझे लिखना है बी तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, अदरवाइज़ अगर मैं डायरेक्ट भी लिखना चाहूँ तो खाली छोड़ दूँगा इसको और यहाँ पर लिख दूँगा एंड, ठीक है। और यहाँ पर आपकी जो है वैल्यू वो मैं प्लस लगा करके और बी लिख दूँ, ठीक है। तो बी भी आपका जो है वो आपको प्रिंट में दिख जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में अब हमें क्या करना है, इन फंक्शंस को कॉल करना है, ठीक है। अब मान लीजिए ये फंक्शन आपके हमने क्योंकि ये इसी में बनाए हुए हैं तो ये स्टैटिक हैं, तो आप चाहें तो सीधा भी इनको कॉल कर सकते हैं। सेम ही क्लास में तो हमने लिखा डिस्प्ले, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं आई थिंक कि स्टैटिक को किस तरीके से कॉल करेंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने की नीड ही नहीं है क्योंकि एक ही क्लास है आपके पास। जब एक ही क्लास है तो आप चाहें अंदर के अंदर इसमें इसको स्टैटिक है तो डायरेक्टली कॉल कर लेंगे, कोई इशू नहीं होगा। और यहाँ पर लिखते हैं डिस्प्ले 1,4, राइट। तो इस तरीके से आपने इनको कॉल किया। अब अगर आप यहाँ पर डिस्प्ले 1 लिखते हैं तो ये इंटीजर टाइप का 1 वेरिएबल है, ये जाकर के मैच होगा इंटीजर टाइप के यहाँ पर और कंपाइलर को ये चीज़ मिल जाएगी, तो उसको कन्फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि अगला जब आप डिस्प्ले कॉल कर रहे हैं तो आप वहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, तो सेम ही फंक्शन आपको 2 जगह काम आ जाएगा। अब इसको एक बार कंपाइल और रन कर लेते हैं। जावा सी ओवरलोडिंग एग्जाम्पल डॉट जावा, हो गया है कंपाइल। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए इज़ 1 एंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज़ 1 and 4। तो आपको दोनों ही चीज़ें यहाँ पर मिल गई हैं। अब देखिए मान लीजिए आपको टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज करना हो, ठीक है। तो अब ये आप खुद इसको घर पे करके देखिए, इसके जितने भी जो है पर्टिकुलर सिंटैक्स बन सकते हैं, जो तरीके बन सकते हैं, जो पैटर्न हो सकते हैं, वो आप ट्राई कीजिए। जैसे मान लीजिए सबसे पहले आप लिखते हैं डिस्प्ले और ये करके देखते हैं, देखिए क्या एरर आता है। आप ध्यान से देखिए तो एरर आएगा, मेथड ओवरलोडिंग डिस्प्ले इज़ नॉट एप्लीकेबल, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट लिस्ट डिफर इन लेंथ। तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट ये आपको कब समझ में आ सकता है, जब आपने ये चीज़ें जो कंपाइलर देता है एरर से डरे ना, आप इसको पढ़ें। तो आप जब पढ़ेंगे तो क्या लिख रहा है कि मेथड ओवरलोडिंग जो एग्जाम्पल है उसके अंदर ये जो आपने लास्ट वाला ये लिखा है ये मैच नहीं कर रहा है आर्ग्यूमेंट कहीं भी, ठीक है। तो ये इसको नहीं एंटरटेन करेगा, ठीक है। तो कॉल करने से पहले आप देख लीजिए चीज़ों को। अब मान लीजिए आप यहाँ लिखते हैं 1.4, देखिए क्या एरर आ रही है कि सम मैसेज एरर ऊपर है, इनकम्पैटिबल टाइप्स पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट। तो आपको जब मैंने इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर डबल पढ़ाए थे तो मैंने आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझाई थी कि बाय डिफ़ॉल्ट जावा जो है इसको डबल मानता है, और आपने जब यहाँ पर 1.4 पास किया तो ये भले ही एक आर्ग्यूमेंट हो लेकिन आपने यहाँ कैच करने के लिए उसको नहीं लगाया हुआ है। तो ये क्या बोल रहा है कि पॉसिबली अगर ये तो रिजल्ट देगा नहीं पहली बात, और अगर ये देता है किसी पर्टिकुलर उस पर तो आपको लॉसी जो है वो
कंप्रेशन मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको फुल आउटपुट नहीं मिलेगा, लिखा भी हुआ है और 1 एरर आपको यहाँ पर शो हो रखा है। ठीक है, तो मतलब आप इस चीज़ को थोड़ा सा देख लें। अब मान लीजिए मैं दोनों के देखो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कहाँ से हो सकती है, अगर आप इसको डबल कर दें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए मैं आर्ग्यूमेंट का टाइप सेम रखता हूँ, सॉरी आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स सेम रखता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा इंट a और यहाँ मैं लिखता हूँ इंट b। ठीक है, अब नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स सेम हो गए हैं। ठीक है, एक बार के लिए हम ये SOP हटा दें तो वैल्यूज़ तो प्रिंट हो ही जाएंगी। हमें सिर्फ ये देखना है कोई एरर नहीं आनी चाहिए, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि कंपाइलर कोई एरर ना दे। ठीक है, तो अभी हमने दोनों ही SOPs को कमेंट आउट कर दिया है ताकि बार बार हमको A और B की वैल्यूज़ चेंज ना करनी पड़े पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए। अब देखिए हमने सेम जो है वो नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट कर दिए हैं, टाइप भी सेम कर दिया है। ठीक है, अब इसको करके देखिए। अब इसमें यहाँ तो एरर आएगी क्योंकि ये सेम ही है। अब इसमें पास करके देखते हैं, देखो क्या एरर आ रही है आपको। एरर का नाम है इंट इज़ ऑलरेडी डिफाइंड। इसका मतलब क्या है, जब आपने सेम ही चीज़ लिख दी तो आपको दो फंक्शन बनाने की क्या ज़रूरत है। आपने आर्ग्यूमेंट भी सेम लिख दिए, आपने फंक्शन का नेम भी सेम लिख दिया, तो प्रॉब्लम कंपाइलर को आ गई। कंपाइलर कह रहा है कि भाई मैं जो 1 और 4 कॉल करूँ तो मैं ऊपर वाले को कॉल करूँ कि नीचे को कॉल करूँ, दोनों तो सेम ही है, तो ये अलाउड ही नहीं होगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहाँ कर देता हूँ फ्लोट b। अब इस सेम प्रोग्राम को रन करते हैं, रन हो गया, वेरी वेल फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कंपाइल हो गया, इसका मतलब रन भी हो जाएगा। तो कंपाइल हो गया है प्रोग्राम। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब आपने कंपाइलर का कन्फ्यूजन दूर कर दिया। अब कंपाइलर भले ही डिस्प्ले नेम सेम रख रहा हो लेकिन वो पूरा सिग्नेचर लेके चल रहा है, और सिग्नेचर क्या होता है, ये इसका सिग्नेचर होता है। तो जो ये सिग्नेचर लेके चल रहा है, ये सिग्नेचर आपको डिफरेंट मिल रहे हैं दोनों ही केसेस में, क्योंकि आपने भले ही नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स सेम रखे हों, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स चेंज कर दिया है। ठीक है, तो इस वजह से आपको चीज़ें जो हैं वो काम करके मिल रही हैं, राइट। तो इस तरीके से आप कितने भी इसके सीक्वेंसेस चेंज कर सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि ये सेम ही क्लास के लिए आपको स्टंट करना है। अगर आपने क्लास डिफ़र कर ली तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी और वो चीज़ जो है आपको शो नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और भी इसमें आप चीज़ें चेक कर सकते हैं, जैसे आपने नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स एक से ज़्यादा दे दिए। अब जैसे देखिए एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके अंदर है। मान लीजिए आपने लिखा इंट c, ठीक है, ये आपने लिखा और आपने यहाँ पर पास किया 5, राइट। तो एक बार इसको ऐसे करके देखिए, कंपाइल हो गया, कोई इशू नहीं हुआ इसको, क्योंकि इसने चेक किया 3 हैं, ऊपर भी 3 हैं, कोई इशू नहीं हो रहा है इसको। लेकिन अगर ये कर दें हम तो चेक करें, मतलब इस तरीके से आपको सारी चीज़ें इसमें चेक करनी होंगी, तो ये आपका ऊपर वाला कॉल हो जाएगा। आपको सिर्फ SOPs लिखना है कि भाई मैं पहले वाले में हूँ कि दूसरे वाले में हूँ। इस तरीके से आप चेक करते जाइए और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दें इंट और यहाँ लिख दें फ्लोट, ठीक है, और आर्ग्यूमेंट जब पास करो तो 4.2 पास कर दो, और यही पास करके देखिए चले एक बार। यहाँ पर फ्लोट कीजिए, यहाँ पर इंट कीजिए। तो आपको सिर्फ कंपाइलर की वर्किंग समझनी होती है टाइप ऑफ इनपुट चेक करके। तो ये हमने चेक किया, ऊपर इंटीजर कर दिया, फ्लोट कर दिया, यहाँ पर इंट कर दिया, इंट कर दिया, और यहाँ पर हम फ्लोट कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो पहले ये चेक करते हैं, ठीक है। 1 एरर दिखा रहा है, देखिए एरर क्या दिखा रहा है, ये इनकम्पेटिबल टाइप पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। चलो वो तो कोई बात नहीं, हम इसको डबल कर देते हैं, नो इश्यूज़। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक और लिख देते हैं
इंट सी। अब नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम है, सिर्फ टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स का फ़र्क है, और देखिए आपको एरर निकल के आती है। ठीक है, तो ये एरर जो है वो आपको क्या शो कर रहा है, ये एरर ये शो कर रहा है आपको कि मेथड डिस्प्ले इन क्लास ओवरलोडिंग एग्जांपल कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप्स डिस्प्ले 1,4.2 रिक्वायर्ड इंट डबल इंट। मतलब क्या कह रहा है कि आपने, अच्छा ये तो कोई बात नहीं, इसमें आपने 2 आर्ग्यूमेंट दिए, तो एरर आपको क्या दिखाई दे रही है कि 2 आर्ग्यूमेंट है, मिसमैच कर रहा है दोनों ही फंक्शंस में, अब तो ये प्रॉब्लम आएगी। और आपने यहाँ दे दिया इसको, फंक्शन ही सेम हो गए फिर, है ना। चलिए, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ मैं 2 देता हूँ, तो अब डिफरेंस आ जाएगा दोनों में और आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। तो ये अब आपको डिपेंड करता है कि इसको किस हद तक आपको चेक करना है। तो एक बेसिक एग्जांपल से हमने ये चीज़ देखी, बाकी आप इसमें एग्जांपल कुछ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ओवरराइडिंग के केस की। ठीक है, ओवरराइडिंग देखिए किस तरीके से होगी। ओवरराइडिंग के केस में मान लीजिए आपने एक क्लास बनाई है ओवरलोडिंग एग्जाम्पल नाम से, या ओवरलोडिंग एग्जाम्पल नाम से आपने एक क्लास बनाई है, और यहाँ पर मान लीजिए आपने लिखा, इसको और एक रियल टाइम से लेते हैं। चलिए, मान लीजिए इसका नाम हम रखते हैं बाइक। ठीक है, और इसमें हम कुछ कोड करने की कोशिश करते हैं। अब हमने ये बाइक लिया और बाइक के अंदर हमें कुछ कोड करना है। ठीक है, क्लास का नाम हम चेंज कर लेंगे, ऊपर एक रियल टाइम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, बाइक हमने इसका नाम रख दिया। अब देखिए, एक इससे पहले क्लास बना लेते हैं, क्योंकि हमको 2 क्लासेस चाहिए मेथड ओवरराइडिंग चेक करने के लिए। तो क्लास बना ली हमने, मान लीजिए व्हीकल। तो एक तरीके से हमने इनहेरिटेंस की शुरुआत कर दी है। ठीक है, करवाना नहीं चाह रहा था प्रोग्राम, लेकिन ठीक है, फिर भी आप देख लीजिए। व्हीकल नाम से आपने एक क्लास बनाई और ये आपकी क्लास ख़त्म हो गई। अब इस क्लास के अंदर आपने कुछ नहीं किया, सिंपली एक फ़ंक्शन लिख दिया रन नाम से, और इस रन नाम के फंक्शन को आपने क्या किया, डेफिनेशन में लिख दिया इसके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट व्हीकल इज रनिंग। ठीक है, तो मान लीजिए इस तरीके से आपने एक रन फंक्शन जो है वो लिख करके छोड़ दिया है। अब आपको बाइक जो है ये भी एक व्हीकल का ही टाइप है, और मान लीजिए मुझे इसको ऊपर वाली क्लास को नीचे वाली क्लास के अंदर, मतलब पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास के अंदर यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर एक कीवर्ड का यूज़ करता हूँ, एक्सटेंड्स कीवर्ड का, और उसको व्हीकल को उसके अंदर पास कर देता हूँ। तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी जो क्लास है ऊपर वाली, उसका जो व्हीकल फंक्शन और उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स है वो आप यहाँ यूज़ कर पाएंगे। ये इनहेरिटेंस हो गया एक तरीके से। इसके टाइप्स हम देखेंगे, इनहेरिटेंस को और अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी हमको ओवरराइडिंग सीखना है। तो इनहेरिटेंस छोड़ दीजिए, कीवर्ड छोड़ दीजिए, अभी के लिए सिर्फ जो हमारे काम की चीज़ है उस पर आप फोकस कीजिए। और अब इस फंक्शन को मैं सेम उठा करके यहाँ ले आता हूँ, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ बाइक इज़ रनिंग, क्योंकि ये बाइक फंक्शन है। तो मैंने देखिए सिग्नेचर में बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, आर्ग्यूमेंट्स में बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ ऊपर से फंक्शन नीचे आया और इसकी डेफिनेशन मैंने चेंज कर दी। अब इसके अंदर बाइक रन कर रही है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं लिखता हूँ, ये मेन फंक्शन इसी क्लास के अंदर होगा। ठीक है, तो 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट देन वॉइड रन का एक ब्रैकेट खुलेगा, ये बंद होगा और ये दोनों बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई इशू नहीं आएगा। चलिए ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, वॉइड रन फंक्शन को ऊपर ही लिख लेते हैं, इसको उठा करके नीचे ले आते हैं। ठीक है, जिस स्ट्रक्चर में हम काम करते हैं उसी में कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, बाइक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे।
बाइक क्लास का ही क्यों बनाएंगे ये हम डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस में, ठीक है। बाकी बहुत लोगों को समझ में आ भी गया होगा। मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट बनाया कोई ओबीजे नाम से, न्यू ऑपरेटर से बनाते हैं, सबको पता ही है। हमारी क्लास का नेम बाइक है और ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। आपने लिखा obj.run। तो अब आपका जो अगर ये फंक्शन सही से ओवरराइड हुआ होगा, मतलब ऊपर से ये फंक्शन नीचे आया है और सही से ओवरराइड हुआ होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस सेम फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। बाइक इज़ रनिंग आपका प्रिंट हो जाएगा। ये तो आपको एक छोटा सा ये लग रहा होगा कि सर ये तो हम डायरेक्टली यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन आपको इसका स्ट्रक्चर समझाएंगे जब हम आपको इनहेरिटेंस पढ़ाएंगे। अभी के लिए आप ये समझिए कि ये रन फंक्शन जो है आपने यहाँ एक्सटेंड किया है, यहाँ पर आ गया, और अब इसको यहाँ हम obj.run फंक्शन करके हम कॉल करवाना चाह रहे हैं। चलिए एक बार देखते हैं इसको करके। सॉरी, ये कौन सा है? क्लास है हमारी बाइक, ठीक है। क्या एरर दिखाता है देखिए एक बार, हमने कुछ कहीं कहीं छोड़ दिया है आई थिंक। चलिए ठीक है, एक ब्रैकेट यहाँ गलत था और एक यहाँ पर हमने एक क्लास का ब्रैकेट छोड़ दिया था, तो वो लगा दिया है मैंने, ठीक है। तो ये आपका प्रोग्राम बन के रेडी है। अब एक बार इसको हम कंपाइल और रन करा कर आप देख लीजिए। ये आपका कंपाइल हो गया है, ये प्रोग्राम रन हुआ, नीचे आ गया बाइक इज़ रनिंग। आप आराम से देख सकते हैं द बाइक इज़ रनिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये हमने सही से नहीं किया होता तो बाइक इज़ रनिंग शो होता आपका, नहीं होता और प्रॉब्लम आती। लेकिन सेम फंक्शन सेम नेम है, ऊपर से नीचे आया और हमने ये सीधा यहाँ पर यूज़ कर लिया है, ठीक है ना। तो ये आपका ओवरराइडिंग होता है, ये रन टाइम पर होता है, वो कंपाइल टाइम पर होता है। और इस तरीके से आप ओवरलोडिंग के और भी कितने भी एग्जांपल्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ सिग्नेचर में आप चेंज नहीं करेंगे और बाकी इनकी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप लिखें obj डॉट या आप व्हीकल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, तो ये भी बना सकते हैं। व्हीकल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे v1 नाम से और उसके बाद में v1 डॉट और उस ऊपर वाले फंक्शन का नेम लिखेंगे तो वो भी रन हो जाएगा, लेकिन फिर उससे इनहेरिटेंस का कंसेप्ट का कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ओवरराइडिंग का ये कंसेप्ट होता है। चलिए बहुत है ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग के लिए। ये आपने बाकी पिछली लैंग्वेज C++ में भी ये पढ़ा है, लगभग वो सेम ही है, ठीक है। थोड़ा सा बस इसको लैंग्वेज में देखना था तो हमने देख लिया है, ठीक है। इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।